अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इक्विलिब्रियम की ये 12वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस टॉपिक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये क्लास 10th में भी हमको इंट्रोडक्शन मिलता है और यहाँ पर हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सारी बातें समझनी हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी बातें क्लियर हो जाएं। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये किसी कंडीशन में एज अ एसिड भी बिहेव करता है और किसी कंडीशन में ये एज अ बेस भी बिहेव करता है। तो वाटर क्या करता है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव करता है और वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है वो बेस की तरह बिहेव करता है। मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल एज अ प्रोटॉन डोनर एक्ट करता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर बिहेव करता है, एक ही कंटेनर में अगर केप्ट हो तो। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस बोलते हैं। ठीक है ना, इस फिनोमेना को हम लोग नाम क्या देते हैं, ऑटो प्रोटोलिसिस। मतलब सेल्फ में प्रोटॉन का जुड़ जाना, एक मॉलिक्यूल से निकल के दूसरे मॉलिक्यूल में चले जाना। तो जब ऐसा होगा तो हमको क्या मिलेगा, जब ऐसा होता है तो हमको एक हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है और दूसरा हमारा हाइड्रोनियम आयन मिलता है। ठीक है ना, मतलब एक वाटर के मॉलिक्यूल से यानी यहाँ से H+ निकल के इसके पास चला गया तो ऐसे केस में यहाँ पर OH- रह जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा H3O+। तो ये हो जाता है हमारा ऑटो प्रोटोलिसिस। और जिस चीज़ ने H+ को एक्सेप्ट किया है वो क्या हो जाती है, जिस चीज़ ने एक्सेप्ट किया है H+ को वो हो जाती है हमारी कॉन्जुगेट एसिड। और जिसने दिया है वो क्या हो जाता है हमारा कॉन्जुगेट बेस। ये ब्राउनस्टेड-लाउरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा ऑटोलिसिस या कह लें ऑटो प्रोटोलिसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, अब अगर हम इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो आता है रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, इसको H3O+ इस तरह से लिखते हैं अपॉन H2O और H2O के दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो Ki को हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये H2O 2 है तो बेसिकली इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कि OH- हो, H3O+ हो, फिर उसके बाद H2O का ट्वाइस हो जाए। इसको हम साइड चेंज करेंगे और K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास H2O का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OH- और H3O+। तो ये जो मल्टीप्लाई हुआ है ये फैक्टर कन्वर्ट हो जाता है KW में और हमारे पास आ जाता है H3O+ का एक्टिव मास और OH- का एक्टिव मास। ये जो KW है इसी को बोला जाता है क्या, आयनिक प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, किसी किसी केसेस में इन्हीं चीज़ को, ये जो है हमारे पास H3O+, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने बताया था शुरुआत में कि हाइड्रोनियम आयन हो या प्रोटॉन हो हम एक दूसरे को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बन जाता है ये क्या हो जाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का इक्वेशन। अब इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो अगर हम डिफ़ाइन करें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को तो वाटर may be defined as product of molar concentration of H3O+ and OH-। ठीक है, या फिर अगर हम एक्वस फॉर्म में नहीं है तो हम यहाँ पर इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, H+ और OH- भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ये हो जाता है हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की डेफिनेशन। अब अगर हम बात करें 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर की, जिसको हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ये नोटिस किया गया है कि जो KW होता है इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.008 इंटू 10⁻⁻14 होती है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इसकी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 25 डिग्री सेल्सियस पर लगभग
1.008। अब ये क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है ना ये टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है। जैसे अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस की तो हमारे पास ये वैल्यू क्या मिलती है 0.1 इंटू 10 की पावर -14। 10 डिग्री सेल्सियस है तो इसको हम लोग बोलते हैं 0.3 इंटू 10 टू दी पावर -14। ये KW की वैल्यू है, ये टेम्परेचर है। तो KW एक टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है और ये हमको अलग अलग वैल्यूज़ अलग अलग टेम्परेचर पे देगा। अब इससे हम लोग ना जज कर सकते हैं किसी भी चीज़ के H+ और OH- की कंसंट्रेशन के बेसिस पे कि उसका नेचर कैसा होगा। जैसे आइए समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सोल्यूशन है, ठीक है, फॉर सोल्यूशन जिसका टेम्परेचर हम कंसीडर कर रहे हैं अभी रूम टेम्परेचर है 298 केल्विन। तो ऐसे केस में अगर H+ यानी हाइड्रोनियम आयन कह लें या प्रोटॉन कह लें, इसकी कंसंट्रेशन OH- के बराबर हो, ठीक है, तो इस केस में जब हम इसका आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा H+ OH-, ठीक है, दोनों को x मान लेते हैं तो हो जाएगा x² 10 की पावर -14। 1.008 को 1 कंसिडर कर लें तो हमारे पास जो H+ की कंसंट्रेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी लगभग 10 की पावर -7, और OH- की जो आ जाएगी वो भी क्या आ जाएगी 10 टू द पावर -7, यानी दोनों की वैल्यू लगभग बराबर है। तो ऐसे केस में जो सोल्यूशन होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है न्यूट्रल नेचर। सिमिलरली अगर कोई सोल्यूशन है जिसमें H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए OH- से, तो ऐसे सिनेरियो में H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी किससे, H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी 10 टू द पावर -7 से। तो यहाँ पर जो हमको सोल्यूशन का नेचर मिलेगा वो कैसा मिलेगा एसिडिक मिलेगा। इसी तरह से अगर हम OH- की बात करें तो OH- अगर ज़्यादा हो जाए H+ से तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो H की कंसंट्रेशन है H+ की वो कम हो गई 10 टू द पावर -, तो जो H+ की कंसंट्रेशन है वो कम हो गई 10 टू द पावर -7 से। तो ऐसे केस में हमको क्या मिलता है बेसिक मिलता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के हमको सोल्यूशन दिखाई देते हैं, एक न्यूट्रल, एक एसिडिक और एक बेसिक। अगर न्यूट्रल है तो दोनों कंसंट्रेशन ज़्यादा, एसिडिक में H+ की ज़्यादा और बेसिक में OH- की ज़्यादा हो जाती है कंसंट्रेशन, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर देते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हमको कंसंट्रेशन फाइंड करनी है H3O+ की और OH- की उस सोल्यूशन में जिसमें वीक एसिड एक कोई HA वीक एसिड कंसीडर किया है, जिसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट कह लीजिए या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह लीजिए, Ka जो गिवन है वो 2 × 10 टू द पावर -8, ठीक है, और 8 मोल एसिड प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करते हैं HA ले लेते हैं जो डिसोसिएट होगा किस में H+ में और AS- में, ठीक है। यहाँ से हम कोशिश करेंगे H+ की पहले वो निकालें, पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालें फिर उसका इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। तो इनिशियली जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने पहले पढ़ाया भी है कि कैसे आयोनाइज होता है। तो अगर हम इसकी इनिशियली जो है, क्योंकि क्वेश्चन में 8 मोल्स दिए तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 8 होगी, तो ये 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इक्विलिब्रियम पर जब ये इक्वेशन पहुँचेगा तो कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएट हुआ होगा, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे 8 - 8 अल्फ़ा, क्योंकि C - C अल्फ़ा होता है तो जितनी कंसंट्रेशन उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मल्टीप्लाई माइनस करते हैं, तो ये भी 8 अल्फ़ा और 8 अल्फ़ा हो जाएगा इक्विलिब्रियम में इसका कंसंट्रेशन। यहाँ से Ka की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमको क्या मिलेगा, Ka की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं क्या कि अल्फ़ा = √Ka/C, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास Ka की वैल्यू भी गिवन है और C भी है हमारे पास। Ka की वैल्यू क्या है, Ka की वैल्यू है 2 × 10 टू द पावर -8, ठीक है, और C की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 0.5 × 10 टू द पावर -4 अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जिससे हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया, ठीक। अब हम लोग बात करें इस इक्वेशन की, तो यहाँ पे अगर हम Ka कैलकुलेट करते तो हम लोग कैसे करते थे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके, तो हमारे पास ये हो जाएगा 8 अल्फ़ा, ये हो जाएगा 8 अल्फ़ा अपॉन 8 - 8 अल्फ़ा। इस तरह से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो एट द एंड हमको क्या मिलता है
8 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या मिल जाएगी हमको, 8 अल्फ़ा मिल जाएगी। तो यहाँ से हम इसको फिर सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई 8 है, तो 8 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -4, सॉरी 14 लिख दिया मैंने, ये 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन, अब क्योंकि ये इस तरह से भी एग्जिस्ट कर सकता है, वाटर है, तो हमने यहाँ से इसकी सिंपल इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन 8 अल्फ़ा ली। अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हमने पुट की, तो यहाँ पे हमको इसकी कंसंट्रेशन मिल गई H3O प्लस की, क्या मिलेगी 4, 8 5 से 40 होगा, इधर 0 पॉइंट से शिफ्ट हो जाएगा, तो 4.0 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स पर लीटर हमको H3O प्लस की कंसंट्रेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमारे पास क्या होता है, 298 केल्विन पे अगर हम बात करें तो हमारे पास हो जाता है KW इज इक्वल्स टू H3O प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो हमारे पास एक कंसंट्रेशन है ही और हमको आयनिक प्रोडक्ट की भी वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम OH माइनस की वैल्यू निकाल सकते हैं कुछ इस तरह, KW अपॉन H3O प्लस। तो 298 केल्विन पर KW की वैल्यू होती है 10 की पावर -14 और H3 की हमने किया 4 इंटू 10 की पावर -4, जहाँ से ये अप्रॉक्सीमेटली, ये जब ऊपर जाएगा यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, तो -14 + 4 जो होगा 10 हो जाएगा, तो -10, और ये 1/4 तो 0.100 इसको कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -11 मोल पर लीटर हमको क्या मिल गई, OH की कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको मोल्स दिया हुआ हो और H3O और OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालना हो, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आप अलग अलग बुक से रेफ़र करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें हम लोग को रिलेशन निकालना होता है कि एसिड के आयनाइजेशन कांस्टेंट का बेस के आयनाइजेशन कांस्टेंट का क्या रिलेशन होगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के साथ, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लेके करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं क्या, कि रिलेशन बिटवीन Ka आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट इसका रिलेशन होता है। तो एग्जांपल लेते हैं हम एक अमोनिया का, अमोनिया की सिंपली हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी उसकी वाटर में रिएक्शन कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है, NH4 प्लस और OH माइनस, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस हमको बन रहा है, ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बेस हो जाएगा, ये यहाँ पे वाटर एज ए एसिड बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो Kb आएगा, क्योंकि यहाँ बेस हमने यूज़ किया है, तो Kb जो आएगा वो क्या आएगा, एमोनियम का आयन ले लेंगे और एक में OH माइनस का, और यहाँ पे नीचे NH3 का। वाटर की कंसंट्रेशन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वाटर जो है प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 हो जाती है, तो यहाँ पर हमको वाटर रखने की, पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब क्या हम लोग इसको, इस रिएक्शन को इमेजिन कर रहे हैं कि अब बैकवर्ड जा रहा है, यानी NH4 प्लस और OH माइनस, ठीक है। यहाँ पर NH4 प्लस एज अ एसिड बिहेव करेगा क्योंकि ये H प्लस अपना इसको दे रहा है इसलिए, और ये कैसा बिहेव करेगा, बेस। तो हमारे पास जो, हाँ इसमें सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हम क्या करते हैं ना, एमोनियम आयन को हम लोग रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, ठीक है। मतलब एमोनियम आयन वापस से जो जिस सॉल्यूशन में है उसमें वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या बनता है, एमोनिया बनता है और हमारे पास बनता है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसा एसिड बिहेव करेगा, यहाँ वाटर ये एज अ बेस बिहेव करेगा, जिसमें हमको ये कॉन्जुगेट बेस मिल गया और ये क्या मिल गया, कॉन्जुगेट एसिड। ऐसे केस में एमोनियम आयन जो है एज अ एसिड बिहेव कर रहा है, तो यहाँ हम एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन, और साथ ही साथ यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ एमोनिया। नीचे अगेन वाटर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि प्योर लिक्विड है, कंसंट्रेशन 1 होगी, यहाँ पे आ जाता है हमारा क्या, NH4 प्लस। तो ये दोनों हमको मिल जाते हैं Ka और Kb, ठीक है। क्या करते हैं हम आगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक एक इक्वेशन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी Ka इंटू क्या कर दें, Kb कर दें।
तो हमको क्या मिलेगा, तो हमारे पास आ जाएगा NH4 प्लस और OH माइनस अपॉन NH3 मल्टीप्लाइड बाई H3O प्लस NH3 अपॉन NH4 प्लस। अब जो चीज़ सेम है, जैसे ये सेम हो गया इससे तो कैंसिल आउट, ये भी सिमिलर है कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा कि Ka इंटू KB बराबर हो रहा है किसके, OH माइनस के और H3O प्लस के, एक्टिव मास ऑफ एसिड और एक्टिव मास ऑफ बेस का, सॉरी एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोनियम आयन। और अभी हमने लेक्चर में पीछे पढ़ा कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, OH माइनस और H3O प्लस। हाँ ब्रैकेट इधर मैंने लिखा था, ये आप A इंटू बी लिखिए, B इंटू ए, बात सेम है। तो यानी कि Ka इंटू KB किसके बराबर हो जाएगा, KW के। यानी कि अगर हम किसी भी एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करें और किसी बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करें और दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हों, यानी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हों, तो ऐसे केस में जब हम उनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मिल जाता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये हमको पता चलता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं वो कॉन्जुगेट होती हैं किसकी, वीक बेस की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कॉन्जुगेट ऑफ वीक बेस। ठीक है, अब क्योंकि KW हमारा कांस्टेंट है, KW इज़ अ कांस्टेंट, तो हम इसको कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करें, तो कांस्टेंट को अगर हम हटा दें तो हमारे पास क्या आता है कि Ka अपॉन KB, ये रिलेशन आ जाता है कि दोनों कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बस खाली ध्यान रखना है कि सिर्फ उनके लिए जो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर हों उन्हीं के लिए। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर हों उन्हीं के लिए। ठीक है, तो ये जो रिलेशन हमने डिराइव किया कि K इंटू KB, ये सिर्फ किस पर वर्क करेगा, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर पे, यानी जितना आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड ज़्यादा होगा उतना ही कम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस होगा। तो ये था हमारा रिलेशन KB और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का। तो इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई बात, ये कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।